कहाँ तक हुआ है, कितने क्षेत्रफल में हुआ है, ये सब समझ चुके थे। और आज देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसका निर्माण किसने किसने किया और कौन कौन से मत हैं, किन किन मतों के अनुसार इनके निर्माता कौन कौन हैं। देखिए, सामान्य रूप से हमने पिछले बार भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में दो तरह के मत हैं, एक तो स्वदेशी मत है और दूसरा विदेशी मत है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसे भारतीय लोगों ने ही बसाया और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसे किसने बसाया था, विदेशियों ने बसाया था। तो इस आधार पर इसके दो मत हैं, स्वदेशी और विदेशी। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके निर्माता कौन थे। जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर, तो जो साक्ष्य मिला है, जो हड्डियों का आकार प्रकार मिला है, उससे मानव के बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि इसके यहाँ जो है ये चार जो हमने नाम लिखे हैं, ये चार तरह के मानव के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मानव के बारे में जो है 11th क्लास में था, उसको पढ़ना था। खैर अगर समय मिला तो उसको पढ़ा देंगे, पहले इसको देखा जाए। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, ये हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले आने वाले मानव थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले आने वाले मानव कौन थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जो थे हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले आने वाले मानव थे। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोचें, जो सबसे पहले आता है वही सबसे ज़्यादा करे, ये ज़रूरी नहीं है। जो सबसे पहले आता है वो सबसे ज़्यादा करे, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि सबसे पहले फ़ोन बना था, टेलीफोन, क्या वो सबसे ज़्यादा एडवांस था? नहीं था। उसके बाद कीपैड बना, वो उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस था। उसके बाद एंड्रॉयड बना, वो उससे ज़्यादा एडवांस था। और आज देखो 5th जनरेशन तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 5G। तो ये जरूरी नहीं कि जो पहले आए वही सबसे ज़्यादा डेवलप करे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले मानव जो आया वो कौन था? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता में आने वाला सबसे पहला मानव जाति था। ये अभी भारत में है कि नहीं है? तो अभी ये भारत में है, भारत में ये अभी है। मध्य भारत में आप जाकर देखिएगा तो वहाँ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, जिनको हम SC और ST कहते हैं, मध्य भारत में जो रह रहे हैं वही है कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। यानी वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग सबसे पहले आए थे हड़प्पा सभ्यता में, उन्हीं के वे क्या है? वंशज हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले आने वाला मानव कौन था? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है, उसके बाद में मेडिटेरियन मानव, यानी कि भूमध्य सागरीय मानव का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। मेडिटेरियन जो मानव थे, मार्कर है क्या इधर? जो मेडिटेरियन मानव था, जिसे भूमध्य सागरीय मानव भी कहा जाता है, ये हड़प्पा सभ्यता के वास्तविक निर्माता माने जाते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि जो पहले आए वही सबसे ज़्यादा करे, यह जरूरी नहीं है। वही सबसे बेहतर करे, ये भी जरूरी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में आने वाले सबसे पहले मानव थे कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। लेकिन ये पहले आए, इन्होंने समाज नाम की चीज़ बसाना शुरू किया। लेकिन जो सभ्यता नाम की चीज़ है, सभ्यता तो आप लोग जान रहे हैं, पिछले बार हमने बताया था कि संस्कृति जब शहर में तब्दील हो जाता है तब उसको हम सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता नाम की जो चीज़ बनी, वो बनाने वाला कौन था? मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय जो मानव थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। इसलिए अगर एग्जाम में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वो कौन थे? मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय मानव। ठीक है, जो आज कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। आज के दक्षिण भारत में मेडिटेरियन जो हैं वो पाए जाते हैं। मेडिटेरियन के जो लोग हैं वो आज के दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तीसरा जो मानव का साक्ष्य मिला है वह है मंगोलॉयड। जो मंगोलॉयड है, ये भी, इनका भी साक्ष्य यहाँ पे मिला है। और इस प्रजाति के लोग हिमालय क्षेत्र में रहने वाले थे और आज भी हिमालय क्षेत्र में इस तरह के जाति के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में 4 तरह के मानव का साक्ष्य मिला है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मेडिटेरियन, मंगोलॉयड और चौथा है अल्पाइन। कौन कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मेडिटेरियन, मंगोलॉयड और अल्पाइन। 4 तरह के मानव का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। कौन कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मेडिटेरियन, मंगोलॉयड, अल्पाइन। 4 तरह के मानव का मिला है। इसके वास्तविक निर्माता कौन है? मेडिटेरियन इसके निर्माता है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रथम बार यहाँ आने वाले कौन से मानव थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे। ठीक है, अल्पाइन जो है, इस प्रजाति के लोग सिंधु प्रदेश में
गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ऐसे क्षेत्रों में आज भी ये विद्यमान हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो पता ये चलता है कि वहाँ जो साक्ष्य मिला उसके आधार पर हम देखें तो पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता को बनाने वाले कौन थे? अपने भारतीय लोग ही थे। तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया? भारतीय लोगों ने किया। और आज इनकी स्थिति यहाँ पर देखो कितनी खराब है। मध्य भारत में बेचारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में रह रहे हैं। अब जानते हैं इसका उद्भव, इस सभ्यता का उद्भव किस तरह हुआ, इसके कौन कौन से मत हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के दो मत हैं, एक है स्वदेशी मत और दूसरा है विदेशी मत। तो स्वदेशी मत के अनुसार कुछ जो मान्यताएं हैं उसको देख लेते हैं, और विदेशी मत के अनुसार जो कुछ मान्यताएं हैं उसको देख लेते हैं। स्वदेशी मत के मानने वाले हैं फ्रेयर सर्विस और अमलानंद घोष, AR राव, DP अग्रवाल। ये जो चार लोगों का नाम है ये प्रमुख है। ऐसे मानने वाले और भी बहुत लोग हैं, लेकिन इन चार लोगों का नाम काफ़ी फेमस है, प्रचलित है। ये जो है स्वदेशी मत के मानने वाले हैं। और विदेशी मत को मानने वाले में मार्शल आते हैं, व्हीलर आते हैं, गार्नर चाइल्ड आते हैं, क्रेमर आते हैं। इन लोगों का जो नाम आता है किस मत में? विदेशी मत में। मतलब विदेशी मत कहने का अर्थ है कि इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया? विदेशियों ने किया। और स्वदेशी मत का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया? किसने किया? स्वदेशी। स्व मतलब खुद के देश। हम लोग किस देश में हैं? भारत में। हड़प्पा सभ्यता किस देशी सभ्यता थी? भारत की। यानी कि स्वदेशी मत वाले क्या कहना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण भारतवासियों ने किया। और विदेशी मत वाले क्या कहना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण विदेशियों ने किया। जो स्वदेशी मत के मानने वाले DP अग्रवाल जी हैं वो कहते हैं कि सोथी संस्कृति जो थी, यहाँ पे एक सोथी संस्कृति थी, उस संस्कृति वाले ने ही हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। संस्कृति लिखा हमने, ये संस्कृति है, सभ्यता नहीं है। सोथी संस्कृति थी, सभ्यता नहीं थी। तो सोथी जो संस्कृति थी वहीं के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। ये किसका मानना है? DP अग्रवाल का। DP अग्रवाल का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया? सोथी संस्कृति वाले लोगों ने। ठीक है, अब चलते हैं विदेशी मत वाले पर। विदेशी मत वाले का ये मानना है, ये जो सभी हैं इनका सबका यही मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण विदेशी लोगों ने किया। और ये विदेशी कौन कौन थे? तो विदेशी जो थे वो थे मेसोपोटामियाई। मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने ही इस सभ्यता को बनाया, ऐसा ये कहते हैं। कौन? विदेशी मत वाले। कौन कौन है? मार्शल हैं, व्हीलर हैं, गार्नर चाइल्ड हैं, क्रेमर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रमुख नाम इन लोगों का है। तो इन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया? विदेशियों ने किया। और विदेशी में कौन से लोगों ने किया? मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। और इसके पीछे पूछा जाता है कि भाई तर्क क्या है आपका? तो तर्क के रूप में वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के मंदिर और वहाँ के खान पान, तमाम चीज़ों को वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये जो इनका मत है वो काफ़ी तरह से फ्लॉप हो जाता है। क्यों फ्लॉप हो जाता है? थोड़ा देर में बताते हैं। मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये 3 सभ्यताओं से मिलकर बनी सभ्यता है। यहाँ 3 सभ्यताएं थी, सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता और बेबीलोनियन सभ्यता। ये 3 सभ्यताओं को मिला करके कहा गया कौन सा सभ्यता? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इस तरह से ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता कितनी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी? 3। कौन कौन? सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन। सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन। ठीक है। और इन लोग कहता है कि जो सुमेरियन लोग थे वही भारत आए। सुमेरियन लोग कहाँ आए? भारत आए। और भारत आकर के उन लोगों ने बसाया कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ऐसा मानना किसका है? विदेशी मत वाले लोगों का। ऐसा इनका मानना है कि जो मेसोपोटामिया के 3 सभ्यताएं थे जिनमें एक सभ्यता थी सुमेरियन, उस सभ्यता के लोग जो थे वही भारत आए और उन लोगों ने ही बसाया कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। तो उन लोगों ने ऐसा कहा। फिर जब उनसे साक्ष्य मांगा गया तो उन लोगों ने प्रस्तुत किया, वहाँ पर जिगुरात एक मंदिर है, जिगुरात, याद रख लीजिएगा। सुमेर में जो है जिगुरात नाम की मतलब जिगुरात मंदिर को कहा जाता है वहाँ के। वहाँ पर वो जिगुरात जो है जिगुरात कुछ इस तरह से बना हुआ था, नीचा चौड़ा था और ऊपर की ओर सिकुड़ता जा रहा था। ठीक है, उसी तरह का जो हड़प्पा के नगर है उस तरह की संरचनाएं मिली हैं। तो इसको साक्ष्य बना करके वे लोग जो है कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है?
विदेशी लोग हैं। विदेशी में भी कौन? सुमेरियन है। लेकिन ऐसा कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर तो काफ़ी मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ना, इससे अपनी जो हड़प्पा सभ्यता है वो लगभग 20 गुना बड़ा है। मेसोपोटामिया सभ्यता से, मेसोपोटामिया इससे लगभग 20 गुना बड़ा है। अब बताओ, वहाँ इतना छोटा होने के बावजूद वहाँ मंदिर वगैरह है। यहाँ इतना बड़ा हो गया, इतना डेवलप कर लिया, तो क्या यहाँ पे नहीं बनाता? यहाँ पे नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो है सुमेरियन लोगों की देन नहीं है। दूसरी बात है कि वहाँ के लिपि को देखा गया तो वहाँ का जो लिपि था किलाक्षर था, किला के रूप में लिखा हुआ था, किला के रूप में। जबकि यहाँ के लिपि को देखा गया, हड़प्पा की लिपि को, तो वो जो था चित्रात्मक था, यानी चित्र द्वारा बनाया गया था। कुछ जो है क्या था कि लकीर जैसा खींचा हुआ था, तो लिपि भी मैच नहीं कर रहा है। वहाँ की जो मंदिर है वो भी यहाँ से मैच नहीं कर रही है। और जो मानव का साक्ष्य मिला है, ये सभी भारत में रहने वाले लोग हैं। तो इस तरह से देखा गया कि नहीं, ये जो है विदेशी लोगों का निर्माण नहीं था, ये हमारे भारत के लोगों ने ही इसे क्या किया था? बनाया था। ठीक है, तो कुल मिला के जो विदेशी मत है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन कहलाते हैं? स्वदेशी, यानी स्वदेशी मत वाले जो है यहाँ पे सही हैं। अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है लगभग 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना, 12 लाख या 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। और इसमें जो है अब तक लगभग 1400 से भी अधिक बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। 1400 से भी अधिक बस्तियां इसकी खोजी जा चुकी हैं। और ये जो बस्तियां हैं वर्तमान के 3 देशों में फैली हुई हैं। वर्तमान के 3 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 क्षेत्रों में ये बस्तियां जो है फैली हुई हैं। और आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन कौन? भारत, अफगानिस्तान। ठीक है, और इसका ज़्यादा भाग किस देश में है? भारत में है। कितने स्थल पाए गए हैं भारत में? तो 925 के लगभग में। इससे बढ़ घट भी सकता है, क्योंकि आगे भी खोज हो सकते हैं। और पाकिस्तान में कितने स्थल पाए गए हैं? 475। चूँकि पूरे अफगानिस्तान में इसका स्थल नहीं मिला है, पूरे अफगानिस्तान में मात्र और मात्र इसके 2 ही बस्तियां मिली हैं, जिसका नाम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, मुंडिकाक और सुरतुगुई और मुंडिकाक। ये 2 जो स्थल हैं ये कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में। मुख्य रूप से ये सभ्यता जो है इन 2 देशों में ही फैली हुई है। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान में। इसके 2 स्थल कहाँ पाए गए हैं? अफगानिस्तान में। कौन कौन से हैं? मुंडिकाक और सुरतुगुई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितने देशों में हुआ है? 3 देशों में। कौन कौन से हैं वो? हाँ, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा किस देश में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं? भारत। लगभग कितने? 925। पाकिस्तान में लगभग कितने? 475। और अफगानिस्तान में कितने? 2। इस तरह से इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसके नगर योजना के बारे में। अभी हम इसके नगर योजना को सामूहिक तौर पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके जो प्रमुख जो शहर हैं उन शहरों के नगर योजना के उनके विशेषताओं के बारे में हम अलग से देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है, उसकी अपनी क्या विशेषता थी, वह क्यों इतना फेमस था, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अभी हम सामूहिक रूप से इसके नगर योजना को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ बिंदु को हमने लिखा है, और भी बहुत सारे बिंदु हैं जो हम इसी में बता देंगे। जैसे कि पहला बिंदु हमने लिखा है कि नगर योजना के तहत बनाई गई थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ की नगरें एक योजनाबद्ध तरीका से बनाई गई थी। योजना का मतलब होता है प्लानिंग, यानी प्लानिंग करके बनाया गया था। जब हम कोई भी छोटा चीज़ बनाते हैं तो आप देखेंगे प्लानिंग करते हैं, या बड़ा भी चीज़ बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। अब मान लेते हैं एक घर का मॉडल ले लेते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एक मॉडल तैयार करवाते हैं इंजीनियर से, जो तैयार करता है कि यहाँ आंगन होगा, यहाँ इतने रूम इधर होंगे, इतने रूम इधर होंगे, सीढ़ी यहाँ से निकलेगी, किचन इधर होगा, बाथरूम इधर होगा, यहाँ से रास्ते निकलेंगी,
यहाँ कार लगाने के लिए स्टैंड होगा, तमाम तरह की चीज़ें वो डिजाइन करता है और उसके बाद में बनाना शुरू करता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जब आप स्थलों को देखेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जो है एक योजनाबद्ध तरीके से सभी घरों को सजा करके बनाया गया है, सड़कें एक लाइन से गुजरी हुई हैं, सभी घर एक क्रमबद्ध तरीके से सजे हुए हैं। वहाँ पे जो कुआं है, जो तालाब है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो सभी ये लगता है ऐसे जैसे मानो कि पहले पूरे शहर के लिए प्लान किया गया हो और तब जाकर के शहर को बनाया गया हो। जैसे कि हम लोग एक घर के लिए प्लान करते हैं तब घर को बनाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही एक प्लान के तहत बनाया गया था। और इसलिए हमने ये लिखा है कि यहाँ का यह जो सभ्यता था, इसकी नगरें एक योजना के तहत बनी थी, यानी एक प्लानिंग के तहत बनाया गया था। दूसरा अच्छा चलो, ये जो नगर है योजना के तहत बनी थी। दूसरा हमने पॉइंट लिखा है, लगभग सभी घर ईंट के बने थे। यहाँ के लगभग सभी घर जो है ईंट के बने थे। कुछ पक्की ईंट, अधिकांश पक्की ईंट के बने थे और कुछ कच्चे ईंट की भी बनी थी। उसका हम बाद में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से जगह पर कच्ची ईंट मिली है और कौन कौन से स्थल जो है कच्चे ईंट के बने थे। तो जो यहाँ के अधिकांश घरें थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? ईंट की। और कैसे ईंट की बनी थी? ज़्यादातर जो घर है वो पक्की ईंट की बनी थी और कुछ घरें जो है वो कच्ची ईंट की बनी थी। ठीक है, यहाँ की जो घरें थी, आज जो हम लोग के शहरों में जिस तरह का घर पाया जाता है उस तरह का था। यहाँ पे कुछ घरें एक मंजिला थी, कुछ दो मंजिला और कुछ बहुमंजिला भी थी। फिर आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, आप लोगों ने पूछा नहीं लेकिन ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये कैसे पता, क्या ऐसी घरें वहाँ से मिली हैं अथवा ऐसे ही अनुमान से कह दिया गया? देखिए, चूँकि ये सभ्यता काफ़ी नष्ट हो चुकी थी काफ़ी हद तक, तो ऐसा कहीं से घर नहीं मिला है जिसमें 2 मंजिला 3 मंजिला हो, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया गया इस आधार पर, क्योंकि वहाँ की जो घरें मिली हैं उन घरों में सीढ़ियाँ मिली हैं और सीढ़ी का निर्माण तो तब किया जाता है जब ऊपर कहीं जाना हो, यानी कि छत था। और कुछ जो 2 मंजिला मिली हैं उस पर भी सीढ़ियाँ मिली हैं और इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ 2 मंजिला और बहुमंजिला घर भी था। ठीक है, तो यहाँ 1 मंजिला 2 मंजिला और बहुमंजिले घर भी हुआ करते थे। ठीक है, नगर सभी नगर 2 भागों में बटी थी। यहाँ पे जितने भी नगर मिली हैं, जितनी भी नगरें, वो लगभग सभी नगर कितने भागों में बटी थी? 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन कौन से थे? तो एक ऊंचा पर होता था और एक नीचा होता था, डाउन में। तो ऊंचले शहर को ऊपरी शहर और निचला शहर बोलते थे। ऊपरी शहर को हम दुर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ की शहरें जो है कितने भागों में बटी थी? 2 भागों में, ऊपरी शहर या दुर्ग और दूसरा निचली शहर। एक अपवाद है जो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में यही पूछ देता है, अपवाद वाला ही ज़्यादातर करके एग्जाम में पूछता है। अपवाद यह है कि धौलावीरा, धौलावीरा जो है अपने गुजरात में है। गुजरात में धौलावीरा नाम का एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। गुजरात वर्तमान का जो भारत है, वर्तमान के भारत के गुजरात में धौलावीरा नाम की एक स्थल मिली है। वहाँ के शहरों को देखा गया है, कितने भागों में बटी है? 3। यहाँ की जो स्थल है धौलावीरा की, वो कितने भागों में बटी है? 3। तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहर कितने भागों में बटी हैं? 2। और कौन सा ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा है? धौलावीरा। इस तरह से आपका ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, सभी नगर दुर्गीकृत थे। अब दुर्गीकृत का क्या अर्थ है? दुर्गीकृत मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ। जो शहर होता था वो चारों तरफ से क्या हुआ होता था? बाउंड्री से घिरा हुआ रहता था। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद मिले हैं। इसके अपवाद के रूप में है चनहुद्रो। चनहुद्रो में कोई भी बाउंड्री नहीं मिला है। कुछ शहरों में, मतलब कुछ इसके शहरों में आप पाइएगा, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैसे आज कल इंडिया गेट देखें आप लोग, उस तरह की शहर के मेन दरवाजे पर, जो ये तो किला बंद होता ही था इसका शहर, उसका जो मेन दरवाजा होता था वहाँ पे साइन बोर्ड भी हुआ करता था। जैसे कि आज शहर, किसी शहर या गांव में जब आप इंटर कीजिएगा तो वहाँ पे बोर्ड रहता है, साइन बोर्ड, वहाँ पे गांव का नाम लिखा रहता है या शहर का नाम लिखा रहता है। या आज आप जाइएगा तो अभी भी है, आजकल तो साइन बोर्ड तो हर जगह दिख रहा है। वैसा इधर आप जाइएगा तो लिखा रहता है वैशाली में आपका स्वागत है, उधर से आते समय लिखा रहता है पूर्वी चंपारण में आपका स्वागत है।
इस तरह से साइन बोर्ड था। तो पत्थर के साइन बोर्ड बनाए गए मिलेंगे आपको कई स्थलों पर, और उसमें लकड़ी से मतलब लकड़ी उसके गड्ढे में फंसाया हुआ मिलेगा। तो इस तरह के कई जो है साइन बोर्ड मिले हैं जो हमने इसमें नहीं मेंशन किया है। यहाँ जल की उत्तम व्यवस्था थी, यहाँ के लोग जो है जल की अच्छी खासी व्यवस्था रखे थे, लगभग आज की तरह तो मोटर और क्या बोलते हैं पंपी सेट तो था नहीं, परंतु जल की अच्छी खासी व्यवस्था थी। जल की व्यवस्था के लिए उन्होंने कुएं खोद रखे थे, नदी के किनारे बसे थे, जो वो तो नदी के पानी का यूज़ कर लेते थे, जो नदी से दूर थे वो काफ़ी अच्छे अच्छे कुएँ बना रखे थे। जैसे अभी आपके गांव में कहीं ना कहीं कुआं होगा, आप देखते होंगे, तो वहाँ पर जो है ईंट के कुएं बनाए गए होंगे, अब उसका तो यूज़ होता नहीं है। तो उस तरह के ये हेवी जो है अच्छे खासा कुआं बना के रखे थे। यहाँ तक कि आप कई स्थलों पर ऐसा पाएंगे कि हर घर में एक कुआं हुआ करता था। ये इतने डेवलप थे। जैसे आज हर घर में, गाँव में तो हर घर में कल होता है, शहरों में हर घर में एक से ज़्यादा नल होता है। उस तरह से उस समय कुछ ऐसे विकसित शहर आपको मिलेंगे इस सभ्यता के, जहाँ हर घर में कुआं हुआ करता था। ठीक है, जल की इनके पास अच्छी व्यवस्था थी, जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था थी। जैसे कि आज हम लोग जिस शहर में देखिएगा जितना ज़्यादा जल यूज होता है, वहाँ जल के निकासी के लिए भी उसी तरह की व्यवस्था रखनी पड़ती है। हाँ, यहाँ जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि हम लोग जितना जल का यूज़ करते हैं उसके निकासी के लिए भी व्यवस्था रखते हैं। जैसे कि हम लोग अपने अपने घर पे छोटा छोटा नाला बना के रखते हैं या टंकी बना के रखते हैं, या आप लोग घर से अगर टंकी गुजर रहा है घर के बगल से तो उस टंकी से जोड़ दिए रहते हैं। शहरों में आप देखेंगे तो मुख्य सड़क के किनारे किनारे टंकी नाला निकल रहा होता है, जिसे सभी के घर से आकर के जल उसमें जमा होता है और वह जल जो है शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। लगभग इसी तरह की व्यवस्था जो है हड़प्पा में थी। कुछ मुख्य सड़क के किनारे किनारे काफ़ी बड़ी नालियाँ पाई गई है, मुख्य सड़क के किनारे काफ़ी बड़ी नाली पाई गई है, और उस नाली से होकर के गांवों से निकलने वाली, घरों से निकलने वाली पतली पतली नालियाँ आकर के जुड़ती थी और घरों की पानियाँ जो है आकर के उसमें मिल जाती थी, और मुख्य नाले के सहायता से जो है पानी शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। हाँ, एक जगह अपवाद है, हर जगह लगभग ईंट की नाली बनाई गई थी। एक जगह अपवाद है जहाँ लकड़ी का नाली बनाया गया था। जैसे कि अपने यहाँ देखिएगा ईंट का तो नाली बना ही होता है, कई जगह आप देखिएगा पाइप का भी नाली बना होता है। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का पाइप या सीमेंट का ढाल करके पाइप बना दिया जाता है। क्योंकि उस समय के लोग प्लास्टिक का यूज़ उतना नहीं करते थे, अथवा शायद नहीं ही करते थे, तो उस समय के लोग जो है लकड़ी का क्या करते थे, बड़े से पेड़ को काट करके उसमें होल बना देते थे और उसको पाइप की तरह जो है यूज़ कर लेते थे और उसका नाली बना लेते थे, या लकड़ी का होल करके और उस पर जो है मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे, मोटा लेयर, उसको पका देते थे और वो हो जाता था पाइप की तरह और उसका यूज़ करते थे। तो वह कौन सा जगह है? कालीबंगा। कालीबंगा में इस तरह की नाली का साक्ष्य मिला है। यहाँ इसमें से ऑब्जेक्टिव एगो पूछेगा, यहाँ की जो जैसे कि आज हम लोग के यहाँ क्या है कि जहाँ मुख्य सड़क होता है उधर ही हम लोग दरवाज़ा रखते हैं, खिड़कियाँ भी उधर ही रखते हैं मुख्य सड़क की ओर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। हड़प्पा के जो लोग थे वो मुख्य शहर की ओर अपना दरवाज़ा और खिड़की नहीं रखते थे, बल्कि उनका दरवाज़ा और खिड़की जो होता था वो मुख्य सड़क के उल्टा होता था। यानी मुख्य सड़क अगर इधर है तो इनका खिड़की जो है इधर खुलेगा, दरवाज़ा भी इधर खुलेगा। लेकिन एक जगह अपवाद है जहाँ पे ये सड़क की ओर ही खुलते थे। अपवाद में आपका है लोथल। लोथल में जो भी घर मिला है उसका दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर ही था और खिड़कियाँ भी मुख्य सड़क के ही ओर थी। तो इस तरह से इसका सामूहिक रूप से जो है हम विशेषता को देख लिए।